and very good morning to all. Today we will read English subject Golden Rays book, chapter number 4, The Tale of the Bishnois of class 10th. Okay, now this story is written by Madhav Dhananjay Godgil. He was born in 1942. He was also awarded with Padma Bhushan in 2006. सो इन दिस स्टोरी एक्चुअली मतलब इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो बिश्नोई समुदाय था उसके बारे में जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में रहते थे, काफ़ी टाइम पहले रहते थे, और ये उनके संग क्या क्या चेंजेस हुए इस शताब्दी में वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जैसे बिश्नोइयों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया वहाँ पे, और इस क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा पेड़ लगाए जाते थे। पक्षियों और जानवरों की रक्षा के लिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता था। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द बिश्नोइज। Today Marwar is a treeless waste of sand and rocks. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear or babool tree. यह एक्चुअली क्या है, आप बता रहे हैं कि मारवाड़ आज की डेट में मारवाड़ एक ट्रीलेस जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो मारवाड़ है अभी राइट नाउ जो मारवाड़ है वो बिल्कुल रेत और चट्टानों की मतलब जहाँ वृक्ष नहीं है वो बिल्कुल बंजर भूमि बन चुका है। द ओनली ग्रोइंग, अब यहाँ पे क्या चीज़ ग्रो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ ग्रो हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, या फिर छोटी मोटी घासों के गुच्छे, या फिर जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, जो बिल्कुल प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। स्टंटेड मीन्स अर्ध विकसित, मतलब जो अभी आधे उगे हुए हैं, पूरी तरह से नहीं। तो स्टंटेड बेर और बबूल के पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, किंतु लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको देखना है कि ये किस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहा है। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, अब ये पूरी तरह से डेजर्ट का लुक ले चुका है, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विथ ग्रोव्स ऑफ वेल नोन खेजड़ी ट्रीज। इस डेजर्ट में इनक्रेडिबली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। जब हम किसी को अनबिलीवेबल थिंग बताते हैं तो अविश्वसनीय रूप से यहाँ पे बता रहे हैं कि इस डेजर्ट में लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रोव्स हैं। तो मतलब ग्रोव्स का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा काउंटिंग जो है यहाँ पे ट्रीज की है। तो किस ट्री की, वेल नोन खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ यहाँ पे पूरे गुच्छे में मतलब झुंड में यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। और ये टोटल बाकी चीज़ें, बाकी लैंड जो है डेजर्टेड है। दिस कज़न ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्ष, और ये जो खेजड़ी का पेड़ है ये एक तरह से कहा जाएगा कज़न है, बबूल के पेड़ का कज़न है, और इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस, कहा जाता है कि ये पेड़ ऐसा है जो कि सारी इच्छाओं को हमारी पूरा करता है। A full grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. Siesta means उनका जो खाना है, खाने के लिए का है siesta। तो यहाँ पे बिल्कुल जो मिड डे का टाइम है उस समय जो फुल ग्रोन कैमल है वो यहाँ पे अपना इसकी शेड में बैठ के खाना खा सकता है, अपने दोपहर में यहाँ पे आराम कर सकता है। और its foliage nourishes goat. Now foliage means पत्तियां या शाखाएं, किसको खाना मिल रहा है इससे, गोट को, गोट, शीप, कैटल और कैमल को foliage मिल रहा है। Its pods can be made into delicious curry and its thorns guard the farmer's fields against marauding animals. Okay, what is the meaning of marauding? Marauding means आवारा, जो इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर जो उजाड़ते हैं चीज़ों को, एनिमल्स, उनको कहा जा रहा है, जो इधर उधर भटकते हैं उनको मराउंडिंग एनिमल्स कहा जा रहा है। तो ये सारे जो हैं ये यहाँ पर आराम से पोषक तत्व पा रहे हैं। इस खेजड़ी के पेड़ के नीचे आराम से यहाँ पे जो फलियाँ निकल रही हैं, इसके कांटे जो है किसानों को
खेतों में मिल रहे हैं, मतलब इसके जो कांटे हैं किसानों को खेतों के काम में आते हैं वहाँ पे, और जो जानवर हैं उनसे इनको बचाते हैं। इनके कांटे जो हैं जो फार्मर्स की खेती है, खेती को बचाने के काम में आते हैं। और इसके कांटे और किस चीज़ में मदद करते हैं, ये जो उजाड़ने वाले जानवर होते हैं जो डैमेज करते हैं खेतों को, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं इनके जो कांटे होते हैं। ठीक है। पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, और इनके जो पॉड्स होते हैं मतलब जो फलियां होती हैं, ये डिलीशियस करी, इसके टेस्टी स्वादिष्ट कढ़ी भी बनाई जाती है। तो कई चीज़ें हैं, मतलब खिचड़ी की मतलब यहाँ पे क्वालिटी दिखाई गई है कि उसके कांटों से तो फार्मर्स को हेल्प मिलता है अपने खेतों को बचाने में और उनकी रक्षा करने में एनिमल्स से, और इसके जो फलियां होती हैं ये डिलीशियस करी बनाने के काम में आती हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. Even though the climate was the same as it is today, the land was covered by thousands upon thousands of khejri trees, and there was plenty of ber, kar, and sangri. These plains were home of thousands of antelopes, blackbuck, chinkara, and nilgai, and on this bounty lived the ट्राइबल भिल्स। इस जगह पे ट्राइबल भिल्स रहा करते थे। तो उस समय एक टाइम था जब मारवाड़ के रेगिस्तान में इतने बड़े बड़े, इसके बहुत बड़े क्षेत्र में, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ नहीं था, इसके विशाल क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था मारवाड़ का जो रेगिस्तान था, जितना कि आज वो प्रभाव में है, बट पहले इतना नहीं था। लेकिन जो उसकी जलवायु है वो भी ऐसी नहीं थी जो आज है। ठीक है। और ये जो ज़मीन पर हज़ारों हज़ारों खेजड़ी के पेड़ हैं जिनसे ये पूरा ज़मीन ढका हुआ था पहले, वो आज नहीं है, वो आज भी है जो पहले नहीं था। और बेर के, कैर ये जो आप खाते हैं ना आम के छोटे छोटे वाले कैर जो होते हैं, और सांगरी, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टूडे, ये क्लाइमेट भी वहाँ का सेम होता था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, सांगरी और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल जो थी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले हुआ करती थी। और यहाँ के जो मैदान थे वहाँ बहुत सारे बारहसिंगे थे, बहुत सारे काले हिरण मिलते थे। काले हिरण ब्लैक बक के लिए कहा गया है, और एंटीलोप्स मतलब बारहसिंगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती थी। चिंकारा था, नील गाय थी, ये सारे इनके रहने के स्थान हुआ करते थे वहाँ पे। और आदिवासी भील, ये जो ट्राइबल्स थे भील, ये भी वहाँ पे रहा करते थे क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे। इन सब जानवरों को यहाँ छिपने की जगह मिलती थी। बेर के पेड़, कैर के पेड़, सांगरी के पेड़, खेजड़ी के बहुत सारे हज़ारों पेड़ हुआ करते थे। यहाँ का क्लाइमेट वैसा ही है जैसा कि पहले था। About 3,000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. Hordes means बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो संख्या थी कैटल कीपर्स की, ये कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, ये वेस्ट से सेंट्रल एशिया की ओर गए। बहुत ही 3,000 साल पहले की बात है ये। बहुत ज़्यादा इधर से ये लोग इधर शिफ्ट होने लगे, मतलब इधर से जो कैटल कीपर्स है मतलब पशुपालक के लिए कहा गया है यहाँ पे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और कुछ मारवाड़ की ओर चले गए। भीलों, ये जो भील्स थे इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थी। तो क्या था, द भील्स रेसिस्टेड देयर encroachment, but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of the Bhils. क्या था यहाँ पे, ये जो भीलों ने उनके अतिक्रमण का प्रतिरोध किया, किंतु जब वो आक्रमणकारी जो थे वो उनके पास क्या क्या थे, घोड़े थे, हथियार थे, और उन्होंने जल्द ही भीलों पर फतह कर ली थी, मतलब उन पर काबू पा लिया था। फिर भी क्या प्रॉब्लम थी, ज़मीन जो थी असीमित लग रही थी उनको, और भील लोग जो थे अरावली पर्वत की ओर पीछे हट गए, क्योंकि अब वो हार रहे थे उन आक्रमणकारियों से, तो वो पीछे हट गए। मारवाड़ की जनसंख्या में
जो है बढ़ोतरी हो गई, मतलब उसमें बढ़त हो गई, बढ़ गए, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये जो हिल्स थे ये किधर चले गए, अरावलीज की ओर चले गए, और वहाँ मारवाड़ की पॉपुलेशन फिर भी इंक्रीज हो गई। But as centuries passed, जब centuries बीतने लगी, the large herds of cattle began to affect the vegetation. The seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow. Invaders and the tribal Bhils found less and less to sustain themselves. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj. The Rajputs now ruled the whole of Marwar. अब ये जो आक्रमणकारी कौन थे, राठौर्स थे, और जो राठौर्स थे कन्नौज के राठौर्स, इन्होंने क्या किया, भिल्स को हरा दिया 13वीं सेंचुरी में और इन पर विजय प्राप्त कर ली, और टोटल मारवाड़ अब राजपूतों के कंट्रोल में था। ठीक है, तो यहाँ पे भीलों को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, क्योंकि यहाँ पे उनको अब हरा दिया गया था। ओके, देन in the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the राठौर किंग्स, ये राव जोधाजी जो थे वो कौन थे, ये राठौर किंग के ब्रेवेस्ट पर्सन थे, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो भी राठौर किंग्स हुआ करते थे उनमें सबसे ब्रेव थे, और 1451 AD में इनका राज्य था। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पिपासर, और इनके पास एक बच्चा पैदा हुआ जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, एक गांव में पिपासार में। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहार, और इनके जो फादर थे, ये जो बच्चा पैदा हुआ था पिपासार में, इसके फादर जो है हेडमैन थे ठाकुर लोहार, एंड हिज मदर वाज हंसा देवी, और इनकी मदर का नाम हंसा देवी था। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी, और इसके ये जो बच्चा था जो पैदा हुआ था उसका नाम जाम्बाजी था। As a little boy, ये एक छोटा बच्चा था, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. और ये छोटा था इसलिए इसको सिर्फ छोटा सा काम दिया गया कि ये उसके पापा के जो कैटल और शीप का हर्ड है उसको उसकी देख रेख करे। It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a khejri tree and watch the herds of black buck. Black buck मैंने बताया काले हिरण थे ना, तो इनको, ये जो बच्चा था जाम्बाजी, उसको बहुत मज़ा आता था उन जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाना, चराने के लिए ले जाना, और अपने खिजड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर वो ब्लैक बक के झुंड को दौड़ता भागता देखना उसको बहुत पसंद था। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिथिक रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित था एंटेलोप से, एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग दैन अ फाइट बिटवीन द टू वेल ग्रोन स्टैग्स। अब वो उसको ये चीज़ कह रहा है वो कि ये सबसे अच्छी बात है कि क्या चीज़ उसको ज़्यादा अच्छी लगती, कि वो देखना चाहता था कि दो वेल ग्रोन स्टैग्स के बीच में जो फाइट होती है वो उसको सबसे ज़्यादा एंथ्रिलिंग लगती थी, वो बहुत पसंद करता था ये चीज़। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. और जब जाम्बाजी 25 इयर्स का था तब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिजास्टर रीजन में हुआ, मतलब उसके क्षेत्र में हुआ जहाँ वो रहता था, और मतलब उसको बहुत ज़्यादा समझ में आया कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डिजास्टर था। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. अब जो थोड़ी थोड़ी जो पहले बारिश भी होती थी वो भी अब सीज हो गई थी, बंद हो गई थी पूरी तरह से। The worst sufferers were the cattle, और सबसे ज़्यादा परेशानी कैटल को हुई। In the first year of drought, सूखा पड़ा मतलब, तो पहले साल, सूखे के पहले साल ये लोग आराम से जो जानवर थे वो बाजरा और स्ट्रॉ स्टोर इन द हाउसेज ये सब खा सकते थे लोग। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर और भी पुअर हो गया। There was not a blade of grass left standing anywhere, और कहीं भी एक घास का तिनका भी नहीं था। People hacked at any trees they could find and fed the animals on the leaves. But even so there was not enough browse for all the hungry animals. अब पीपल क्या करते थे, वो जो थोड़ा मोड़ा जो भी पेड़ थे वो सभी उन्होंने काटने शुरू कर दिए, उसकी एक एक पत्ती निकालनी शुरू कर दी एनिमल्स को फीड कराने के लिए, एनिमल्स को खाना देने के लिए। बट उसके बाद भी
एनिमल्स की जो हंगर थी वो खत्म नहीं कर पाए, मतलब एनिमल्स अभी भी भूखे रह रहे थे। एंड द ड्राउट कंटिन्यूड फॉर 8 consecutive ईयर्स, और ये जो सूखा था ये अगले 8 सालों तक रहा कंटिन्यू। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ foliage, foliage means leaves, as I told you earlier, from all the trees which finally began to dry up. अब पीपल ने सब मतलब हर एक लास्ट बिट फॉलिएज का भी उसमें से पेड़ों में से तोड़ लिया, जिसकी वजह से वो सारे पेड़ सूख गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। व्हेन दे स्टोर्ड ग्रेन, अब जो स्टोर किया हुआ ग्रेन था लोगों के पास वो भी अब खत्म हो गया, तो पीपल ने क्या खाना शुरू कर दिया, खेजड़ी पॉड्स, मतलब खेजड़ी की फलियां खाना शुरू कर दिया। एंड फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और जो बेर के बीज होते थे उसको सुखाकर उसका जो आटा बनता था उस पर डिपेंड होने लग गए। When this too was exhausted, जब ये भी खत्म हो गया, they tore the bark of the sangri trees and powdered and cooked it. अब ये लोग सांगरी ट्रीज की जो छाल होती है ना उसको भी उतार के उसको पीस के आटा बना के उसको खाने लग गए, पकाने लग गए। अब they hunted every one of the starving black bugs. इन्होंने क्या किया, ब्लैक बग्स को हंट करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली दे अबैंडन ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेस। अब ये सारे होप्स खो चुके थे और अब ये माइग्रेट हो रहे थे दूसरी जगह पे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश ऑन द वे, और बहुत सारे मतलब जानवर जो थे, कैटल थे, वो खत्म हो गए, मर गए रास्ते में जाते हुए, जब ये लोग जगह छोड़ के जा रहे थे। पूरा मतलब पूरा एरिया, पूरा ग्रुप जो है सब कुछ माइग्रेट करके जा रहे थे ये लोग, तो फिर उधर रास्ते में जाते हुए काफ़ी सारे कैटल भी पेरिश हो गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और इस टाइम तक पूरी कंट्री बैरन हो चुकी थी, मतलब वो जो पूरा प्रदेश था वो पूरा बैरन हो चुका था। देयर वर नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, और बहुत माइल्स माइल्स तक एक भी ट्री नहीं दिख रही थी। नॉट अ सिंगल काउ, एक भी काउ नहीं थी, एक भी ब्लैक बक नहीं था, काला हिरन नहीं था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज। वहाँ पे कौन रह पा रहे थे, जो बिग जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड्स थे, जमीन जिनकी काफ़ी सारी थी, जैसे जम्बाजी के फादर वहाँ रह पा रहे थे, क्योंकि उनके पास सर्वाइवल के लिए बहुत सारा कुछ था, क्योंकि उनके पास स्टोर किया हुआ बाजरा था जो कि डिफिकल्ट टाइम्स में जिसके कारण वो सर्वाइव कर रहे थे वहाँ पे। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट, और जम्बाजी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया। मैनी वर द नाइट्स he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him, और ये काफ़ी सारी रातें जागने लग गया क्योंकि ये अपने चारों ओर सफरिंग्स देख रहा था, लोगों की परेशानियां देख रहा था, इसलिए इसको नींद नहीं आती थी, इसकी नींद उड़ गई थी। द डाइंग कैटल, उसको हर समय यही दिखता रहता था, क्या, द डाइंग कैटल, जो कैटल मर रहे थे, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, ये सारी चीज़ें इसको पूरे टाइम दिन और रात डराती रहती थी। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, जब वो 34 ईयर्स का हो गया, ही हैड अ विजन, फिर उसको कुछ विजन आया, मतलब एक पहले से कुछ आभास हुआ। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर। अब वो क्या देख रहा है कि जो लोग हैं वो अपने ही पावर के नशे में, इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में, अपने ही पावर के नशे में, अपनी शक्तियों के नशे में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उनके चारों ओर जो वर्ल्ड है उसको वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उसने सोच लिया कि ये सब कुछ वो बदल देगा। If life was to flourish again in this desolate land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. Now, अब जम्बाजी को लगने लगा कि जब आदमी ऐसा कर रहा है, अगर हम इंसान को चाहें तो हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको जीने का तरीका बता सकते हैं और उनके मन में डिफरेंट बिलीव्स पैदा कर सकते हैं कि हाँ हम जी सकते हैं, हमको और अच्छा कुछ करना होगा जीने के लिए, मतलब वो इंसानों को बदलना चाहता था। जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन। अब जम्बाजी के अंदर ये था कि वो वापस से चाहता था कि खेजड़ी के पेड़, बेर, कैर और सांगरी के पेड़ वापस से हमारी धरती को ढक दें, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे पेड़ वापस बहुत सारे उग जाएं, चारों ओर हरियाली फैल जाए। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्रॉलिक अगेन। अब वो चाहता था कि ये जो ब्लैक बक मतलब काले हिरणों का झुंड था वो वापस से दौड़ना शुरू कर दे।
एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और ये चाहता था कि लोग इसके लिए काम करें, लोग इसके लिए वर्कआउट करें, मतलब वापस से ग्रीनरी लाने के लिए, वापस से जानवरों के झुंड को देखने के लिए वो वापस से चाहता था कि लोग काम करें, लोग इस पर ध्यान दें। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, अब जम्बाजी ये भी जानता था कि किस तरीके से मैं ये चीज़ पा सकता हूँ। एंड ही बिगैन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उसने अपने मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया 1485 में, अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, और उसके जो मैसेज था उसमें 29 बेसिक उपदेश थे। उपदेश, टेनेट्स मीन्स उपदेश थे। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स were a prohibition against the cutting of any green tree or the killing of any animal। उसके जो दो कमांडमेंट्स थे वो ये थे कि कटिंग नहीं करनी है किसी भी ग्रीन ट्री की और किसी भी जानवर को नहीं मारना है। Jambaji's message of humanity and respect for all living things was eagerly accepted, और ये जो मैसेज था जम्बाजी का ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट किया गया, लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to recloth the earth with its green cover, और ये जो मैसेज था कि वो बिल्कुल अर्थ को ग्रीन कवर करना चाहता है, मतलब पेड़ों से ढकना चाहता है, पेड़ उगाना चाहता है, ये टीचिंग्स जो है उसकी बहुत सारे मतलब कई गांवों में फैल गई। नाउ जम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज, और जम्बाजी के कौन फॉलोअर्स थे जिनको हम बिश्नोईज कहते हैं। 29ers क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो उपदेश थे वो 29 थे, मतलब जो टेनेट्स थे वो 29 थे, इसलिए बिश्नोईज को 29ers भी कहा जाता है। 20 मीन्स 20 और 9 मीन्स 9 के लिए 29, बिकॉज दे अडेयर टू जम्बाजीज 29 परसेप्ट्स, कि मैंने अभी बताया कि उनके जो 29 उपदेश थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था, एडहेयर किया था, इस वजह से बिश्नोईज भी कहा जाता है और 29ers भी उनको कहा जाता है। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, चिंकारास, पीफोल एंड ऑल द अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इनके जो उपदेश थे उसके अकॉर्डिंग बिश्नोईज ने क्या शुरू किया, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, ब्लैक बग्स, चिंकारास, पीफोल और बाकी सारे एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, और फाइनली उनकी जो टेरिटरी थी वो ट्रीज से कवर्ड हो जाती है। कैटल उनके और जो दे कैटल हैड अबेंडेंट ग्राउंड्स, और कैटल भी वहाँ काफ़ी सारे मात्रा में हो गए, काफ़ी सारे हो गए। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और लैंड भी फर्टिलिटी रिकवर कर चुकी थी। एंड द बिश्नोईज बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल, और अब बिश्नोईज जो है काफ़ी ज़्यादा खुशहाल लोग हो गए थे। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन जो उनकी टेरिटरी के बाहर की बात है, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सारे के सारे उसी तरह जी रहे थे जैसे पहले। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। अब जो ग्रीनरी थी वो वहाँ बाहर जो है उनकी टेरिटरी के बाहर वो ग्रीनरी बिल्कुल खत्म होती गई थी, सारे ग्रीन कवर मतलब ट्रीज जो है खत्म होते जा रहे थे और डेजर्ट बढ़ता जा रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजी कंटेम्प्रेरी राव जोधा जी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। अब ये जो जम्बाजी के टाइम में राव जोधा जी थे, राव जोधा जी के जो 9th डिसेंडेंट था वो जो है जोधपुर के राजा बने, उनको राजगद्दी जोधपुर की दी गई। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन, उनके 6वें साल जब उनकी राजगद्दी उनको मिली, तो जब वो उनके 6वें साल इन 1730 दिस महाराज कौन थे, अभय सिंह, decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red stone of जोधपुर। वो क्या चाहते थे, अपना राजमहल कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे वो कि उनका राजमहल बने, और वो किस चीज़ से बने, रेड स्टोन से, रेड सैंड स्टोन से, जो कि जोधपुर का फेमस है। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, अब इसके लिए बहुत सारे लाइम की ज़रूरत थी। लाइम स्टोन इज, ये लाइम मीन्स चूना होता है, चूना वाइट वॉश करते हैं ना, चूने से उसको बोलते हैं। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट in this tract, but it had to be cured and the lime kilns मतलब होता है भट्टे में, would need a lot of fuel। अब अगर भट्टियाँ जलानी है तो that means फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूल ज़्यादा चाहिए मीन्स,
तो इसके लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो लाइमस्टोन तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन इसकी किल्न्स को, इसकी भट्टियों को बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए था। तो इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, इसलिए ईजी जॉब नहीं था टू गेट मच फ्यूल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में फ्यूल कहाँ से मिलता फिर। बट एज लक वुड हैव इट, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। अब इनको पता था कि बिश्नोइज जो है सेटल्ड है कहाँ, जस्ट 16 माइल्स जोधपुर से। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज परसेप्ट्स, जो बिश्नोइज थे इन्होंने जम्बाजी के परसेप्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि 2.5 सेंचुरीज पहले ही किया था इन्होंने। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस, और इन्होंने बहुत सारी खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा की थी अपने गांव के पास। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन्स टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, खेजड़ैली। खेजड़ैली में वहाँ पे बहुत ज़्यादा, खेजड़ैली एक जगह है ना, गांव है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन था। देन अभय सिंह ने क्या किया, अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर किया कि लाइम जो है, लाइम किल्स से वहाँ पे जो किल्स हैं उसको स्टार्ट किया जाए खेजड़ैली में, टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, ताकि खेजड़ैली में जब ये भट्टियाँ स्टार्ट होंगी तभी तो लाइमस्टोन लाइम मिलेगा हमें, और फिर तभी काम हो पाएगा। तो खेजड़ैली के जो किल्स थे उसको स्टार्ट किया जाए, ऐसा उनके अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर किया। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, जब वर्कर्स रेडी हो गए ट्री के को काटने के लिए, फ्यूल के लिए, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, बिश्नोइज थे जो कि उनको अलाउ नहीं कर सकते थे पेड़ काटने के लिए। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनकी खेजड़ी ट्री को छोड़ दियो, मतलब उसको ना काटा जाए। टू कट दिस ग्रीन ट्री वॉज अ वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, और अगर हम खेजड़ी ट्री, उनका कहना था कि अगर हम खेजड़ी ट्री को काटते हैं तो बिश्नोइज हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। तो वर्कर्स क्या किया उन्होंने, वो वापस जोधपुर रिटर्न हो गए। द दीवान वॉज एनरेज मीन्स गुस्सा, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। व्हाट इंसोलेंस, ये क्या तमीज है तुम लोगों की। ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स, और अब वो खुद गया, जो दीवान था अभय सिंह का, वो खुद गया वर्कर्स के संग, हॉर्स मतलब घोड़े पे बैठ के खेजड़ैली गांव में, और वहां पे उन्होंने वापस पेड़ को काटने का ऑर्डर दिया। एक्सेस जैसे ही उठाए गए, द होल विलेज गैदर्ड, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड एट देयर दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड, मीन्स अब कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो थे, ये जो विल्स थे, ये क्या हो गया, इनको बिश्नोइज जो थे ये आ जाते हैं और ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे रिलेशन से जुड़ी हुई है ये बातें, प्लीज़ इसको बर्बाद न किया जाए, इन पेड़ों को काटा न जाए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने लगाई थी, वो सेवा करते आ रहे हैं और वही काम हम भी कर रहे हैं, हमें प्रिजर्व करना है अपने पेड़ों को, खेजड़ी के। They pleaded for the preservation of trees that their ancestors had nurtured. Nurtured means उसकी देखभाल की थी उन्होंने generation after generation. But the दीवान was determined. लेकिन दीवान एकदम अपनी बात पे अड़ा रहा, दृढ़ निश्चय किया था उसने कि वो पेड़ काट के ही रहेगा। The trees must be cut to fuel the lime kilns. और फ्यूल के लिए हमें पेड़ काटना ही होगा। He ordered the workers to go ahead. उन्होंने ऑर्डर दिया वर्कर्स को कि तुम ये काटना शुरू करो। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, अब बिश्नोइज भी अपनी बात पे दृढ़ निश्चयी थे कि हम नहीं काटने देंगे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, अमृता देवी। और ये अमृता देवी उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो कि कौन थी, एक रामघोड़ नाम का बिश्नोई था, उसकी वो पत्नी थी अमृता देवी, वाइफ थी वो। तो उन्होंने कहा कि ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, शी सेड। अब उन्होंने कहा कि तब तक पेड़ नहीं कटेंगे जब तक आप हमें नहीं काट दोगे। और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को भी अपने संग ज्वाइन कर लिया। उन चारों ने पेड़ को जोर से पकड़ लिया, ठीक है, क्लैस्प, उसको जोर से चिपक गए उससे। बट दीवान को इससे बिल्कुल दया नहीं आई। उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दे दिया कि काट डालो इन चारों को भी और पेड़ को काटो, ठीक है। तो अब एक्सेस उठे और उन चारों लेडीज को कट कर दिया पीसेस में। देन क्या हुआ, बट द बिश्नोइज वर नॉट टू बी काउंट। अब बिश्नोई भी डरने वाले नहीं थे, पीछे होने वाले नहीं थे। अब उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लग गए और पेड़ को
पेड़ से चिपकने लग गए और वो सारे भी काट दिए गए। द न्यूज़, अब इस चीज़ की न्यूज़ जो है पूरे गांव में फैल चुकी थी, बाकी आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी। बहुत सारे बिश्नोईज रश करके वहाँ पहुँच गए। एटलीस्ट फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, मतलब 84 विलेजेस थे आसपास के, वो सारे बिश्नोई वहाँ हेल्प के लिए अपने बाकी जो सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स थे ब्रेव उन सबको लेकर वहाँ पहुँच गए। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड। अब वहाँ पे 363 बिश्नोईज को अपनी जान गंवानी पड़ी अपने पेड़ को बचाने के लिए, अपने सैक्रेड हेरिटेज को बचाने के लिए। Now the Maharaja's men who had never imagined, अब महाराजा के लोग जो थे उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना बुरा कंडीशन हो सकता है, और they were truly frightened, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से फ्राइटेंड हो गए थे। वो वापस जोधपुर चले जाते हैं और वो सारे वहाँ पे जो हुआ रहता है वो सारी व्याख्या आके अभय सिंह को बताते हैं। अभय सिंह जो है वापस से इस बात पर ध्यान देते हैं और वहाँ जाने की सोचते हैं, और मतलब वो सोच रहे होते हैं कि जब let's read. Abhay Singh saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage. अब वो सोचने लग गए कि हमने औरंगजेब तक को जो पावरफुल एक किंग था उसको हमने चैलेंज कर दिया था, बट हम इसके आगे ये जो मॉरल करेज था इन बिश्नोइयों का, इनको हम चैलेंज नहीं कर पाए। ही पर्सनली, अब वो स्पेशली वहाँ गए खेजड़ली गांव में सारे मैटर को सॉल्व करने के लिए, मैटर को सुधारने के लिए। ही assured the weeping agonized mass of thousands of Bishnois that from now on he would fully respect their religious principles. उन्होंने उन्हें एश्योर किया बिश्नोइस को कि अब आपके हम सारी संस्कृतियों को, सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, अब आप पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा आपको। अब कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद, अब उन्होंने क्या किया, कॉपर प्लेट पर इंस्क्राइब कर दिया इस प्रॉमिस को, जो कि इन्होंने कहा कि आपके रिलीजियस प्रिंसिपल्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे। ये सारी बातें बिश्नोई के लिए इन्होंने कॉपर प्लेट पे इंस्क्राइब करवा दिया। henceforth, इसके बाद द इंस्क्रिप्शन सेड, अब इंस्क्रिप्शन कह क्या रहा है, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज। अब ग्रीन ट्री, किसी भी तरीके की ग्रीन ट्री बिश्नोई के गांव के पास नहीं काटे जाएंगे, और वहाँ के एनिमल्स को कभी भी हंट नहीं किया जाएगा। उनके एरिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको नहीं हंट किया जाएगा। 2.5 centuries have passed since this episode. अब 2.5 centuries बीत गई है इस एपिसोड के बाद। Bishnois have now been guarding the trees. अब वो लोग इसी तरह ट्रीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन गार्ड करते आ रहे हैं, गिवन support to the wild animals of राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries. अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को, अब राजस्थान के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नियरली 5 centuries, मतलब 5 centuries तक इसे इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Everywhere else the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace. और बाकी जगहों पे अभी भी ग्रीन कवरिंग जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो बर्बाद होती जा रही हैं, हटाई जा रही हैं, और एवो स्पीड भी उसकी बहुत तेज, एक्सेलरेटिंग पेस, मतलब काफ़ी तेज़ी से काटे जा रहे हैं पेड़। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस। और ये जो ब्लैक बग्स घूमा करते थे, थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग्स घूमा करते थे, इधर उधर रोम क्या करते थे इंडियन प्लेन्स पे, वो भी आज धीरे धीरे वैनिश हो रहे हैं। अब उनकी कोई भी जो है किसी तरह की परछाई अब नहीं रह गई है, उनकी कोई भी निशानी अब नहीं रह गई है, वैनिश हो चुके हैं वो। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेज, अब लेकिन क्या है, बिश्नोईज के विलेज के पास यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी है और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लैक बग्स भी दिखाई देंगे, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, और बढ़ भी रहेंगे। एंड अराउंड द विलेजेस द ब्लैक बग्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कंग। अब बता रहे कि जिस तरीके से जो संत सेज थे कंग, उनके आश्रम के पास कालिदास के टाइम में जिस तरीके से काले हिरन घूमा करते थे, उसी तरह से बिश्नोइयों के आसपास के गांव में भी ब्लैक बग्स घूमा करते हैं। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ fearless black bugs near Bishnoi temples that
He personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in this Kalyug, the corrupt present. अब ये बोल रहे हैं कि कलयुग में तो कितना करप्ट है, बट देखो इस सतयुग में जो एज ऑफ ट्रुथ है इस टाइम में, ये देख के अकबर बिल्कुल शॉक हो गए थे कि बिश्नोइयों के टेम्पल्स के पास इतने सारे ब्लैक बक्स घूम रहे हैं. द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे. आज हमारे लिए भी ये चीज़ काफ़ी एस्टोनिशिंग है दैन इट वॉज फॉर द एम्पर ऑफ. जिस तरीके से अकबर के लिए थी 4 centuries अगो, हमारे लिए तो और ज़्यादा है एस्टोनिशिंग, अकबर से भी ज़्यादा. अकबर अमेज्ड हुए मगर हम और ज़्यादा एस्टोनिश हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि बिश्नोई ने अपने इस कल्चर को कंटिन्यू रखा टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे. आज भी वो लोग उसी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. एट द विलेज खिजरली where the Bishnois passed the supreme test of fire, there is one ancient khejri tree which escaped that massacre. अब जो मैसेक्रे उस समय था उसमें एक एंशियंट पेड़ बच गया है, जो पुराना एक खेजड़ी का पेड़ रह गया है, उसको अभी भी उन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, संभाल के बचाया हुआ है उसको, उसकी नर्सिंग करते हैं. 2 years ago, 2 साल पहले द बिश्नोइज प्लांटेड, उसके जो बिश्नोई थे वहाँ पे उसके चारों ओर 363 प्लांट्स उन्होंने और ग्रो किया और उसकी नर्सिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि वो 363 बिश्नोइज मार्टिर्स जो उस समय शहीद हुए थे उनके लिए, उनके नाम पर वहाँ पे उन्होंने 363 पेड़ लगाए. एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विथ लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट. और वो नर्चर किए जा रहे हैं ट्रीज और वो आज धीरे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं. एवरी ईयर देयर इज अ रिलीजियस फेयर, और वहाँ पे हमेशा हर साल एक रिलीजियस फेयर हुआ करता है. एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून, मतलब फुल मून डे के 5 दिन पहले वहाँ पे एक मेला होता है, लगता है इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के मंथ में. It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. और ये ऐसा ओकेजन है जहाँ पे एक बार हर एक ट्री लवर को आना चाहिए इस अपने पूरे लाइफ टाइम में इसको देखने के लिए. सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज रिटन बाय माधव गाडगिल. ओके, and just go through the story again, read it properly, understand it. Thanks for listening. That's all for today.